नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। खबर आपने पढ़ी ली होगी कि भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो गई है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हो गए हैं और अब ये समझने का समय आ गया कि ऐसा हो क्यों रहा है कि भाई हम इतना आगे निकल गए, वो पीछे हो गया। जो रिपोर्ट्स आई है उसमें जो कारण बताए गए हैं, उसमें कोविड के कारण आबादी नहीं बढ़ना और बहुत सारी बातें की गई हैं। लेकिन मैं आपको पिछले साल अप्रैल में 2022 के अप्रैल में तफसील से बता चुका हूं कि भारत दुनिया में नंबर 1 आबादी वाला देश बनने वाला है। चीन जो नंबर 2 पे आ गया है, ये नंबर 2 पे भी नहीं रहने वाला है, ये नंबर 3 पे जाएगा। तो वो कौन से फैक्टर हैं, कौन सी चीज़ें हैं और इस आबादी बढ़ने के डायनेमिक्स का भारत और चीन पर क्या असर पड़ने वाला है और चीन ने इस आबादी के मामले में किस तरह से खोया है कुछ। अब ये आबादी लगातार चीन बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो हम इस पूरे विषय को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसके अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी आया। दो 2022 के अंत तक दक्षिण एशियाई देश भारत की जनसंख्या 1.47 बिलियन यानी 140 करोड़ से ज़्यादा होने वाली है और ये चीन की जनसंख्या से 50 लाख ज़्यादा है। मंगलवार को चीन ने अपनी जो आबादी बताई है उसके हिसाब से वो 1.412 बिलियन के करीब उनकी आबादी है। 1961 में से पहले चीन की आबादी में कमी दर्ज की गई थी और ये सबसे बड़ा एक पहलू आपके सामने उस रिपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि 30 साल से कम उम्र के लोग भारत में बड़ी संख्या में हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान जताया था कि इस साल के अंत तक जनसंख्या के मामले में भारत चीन से आगे निकल जाएगा और ये जानकारी हमको बताती है कि किस तरह से चीन आबादी में भारत से कम हो गया है। आपको याद होगा कि इस देश में एक मुहावरा है इमरजेंसी के टाइम से, और मैं इसको बार बार कहता हूं कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है सरकार का, सिस्टम का, नेताओं का कि हमको जनता के लिए कुछ करना न पड़े तो हम कह देंगे कि आबादी बहुत ज़्यादा है, इतनी आबादी के लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। और 1977 से हम इस देश में, जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान से, बल्कि हम इस देश में 75 के बाद से ये देख रहे हैं आबादी नियंत्रण के कई काम हुए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आबादी एक नियामत है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। जितनी ज़्यादा आबादी है किसी भी देश के सामने, दुनिया को जीत लेने की उतनी ही ज़्यादा संभावना है। चीन ने ये करके दिखाया है। 2047 तक भारत की जनसंख्या अपने पीक पे पहुंच जाएगी। आंकड़े कहते हैं कि 2047 में भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा और इसकी जनसंख्या 161 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद इसकी आबादी भी कम होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि चीन के साथ हुआ है। 5 देश सबसे ज़्यादा आबादी वाले होंगे। भारत नंबर 1 पे होगा, नाइजीरिया नंबर 2 पे होगा, मैंने आपको बताया था कि चीन पे चढ़ जाएगा। चीन तीसरे नंबर पे होगा, अमेरिका चौथे पे और पाकिस्तान 5वें पे। नाइजीरिया इसलिए, अभी ये जो एक फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि नाइजीरिया इसलिए नंबर 2 पे होगा क्योंकि वहाँ आबादी वृद्धि की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से वहाँ पे आबादी बढ़ रही है और दुनिया की आबादी जो है वो घटने की दर है वो बढ़ गई है, बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है। अगर आप समझेंगे तो उसके लिए आपको फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट के फार्मूले को समझना पड़ेगा और वो बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आप आबादी के बीच में जाते हैं तो रिप्लेसमेंट रेट होती है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ मिला के, एक जोड़ा, एक दंपति, जो भी आप कहें, वो 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करे। मतलब
हस्बैंड वाइफ 10 पति 10 पत्नी या 10 जोड़े मिला के 21 बच्चे पैदा करेंगे तो आपकी रिप्लेसमेंट रेट है, यानी 2 लोग 2 बच्चे पैदा करें तो भी आपकी आबादी धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बाद में जिनकी जन्म मृत्यु दर ये सब चीज़ों के कारण आबादी बढ़ने से रह जाती है। तो दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी जो उनकी रिप्लेसमेंट रेट है उससे कम है। चीन लेके आया था 1 बच्चे की नीति, उन्होंने वहाँ उसको बहुत कारगर तरीके से काबू किया। हमारे देश में लोग प्रेरणा देते थे कि हम 2 बच्चे की नीति को काबू नहीं कर पा रहे हैं, चीन ने 1 को काबू कर लिया, ये कर लिया। बाद में पता चला चीन घबरा गया, उसने उसके बाद में उसको 2 बच्चे की नीति पे वापस ले आया और 2016 से वो 3 बच्चे की नीति पे आ गया था कि भाई 3 बच्चे आपको पैदा करना चाहिए एक दंपत्ति को, क्योंकि चीन इस खतरे को भांप रहा था कि चीन में वहाँ पे आबादी गिर रही है। इसी तरह से हांगकांग में भी आबादी गिरने के कारण लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया की सरकार परेशान है, क्योंकि वहाँ रिप्लेसमेंट रेट केवल 1 है। एक दंपत्ति 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं एवरेज पूरे देश का औसत मिला के, और उसके कारण उनकी आबादी धीरे धीरे करके आधी हो के करीब करीब ख़त्म होने वाले हालात बन रहे हैं। और यही वजह है कि वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग अब सरकार ख़ास तौर पे जोर दे रही है कि बच्चे ज़्यादा पैदा किए जाएं। जापान में भी यही है, बहुत सारे देशों के ये हालात हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, लोग कहते हैं कि दुनिया पॉलिटिकल उससे नहीं चलती है। ये आबादी का गिरना दुनिया की आर्थिक नीतियां और आर्थिक राजनीतिक नीतियों का नतीजा है, ये स्थापित सत्य है। आप कहेंगे कि मैं हमेशा हर चीज़ वहीं पहुंच जाती है मेरी, लेकिन है दुनिया में जैसे जैसे बाज़ार मजबूत हुआ है, बाज़ार ने आपकी ज़रूरतों को महंगा कर दिया, ज़रूरतें बढ़ाई नहीं है। आपकी वही चीज़, वही ज़िंदगी जीने के लिए अब आपको अधिक संसाधन चाहिए, अधिक धन चाहिए। उन्हीं संसाधनों को जीने के लिए आपकी ज़िंदगी में नई आवश्यकताएं पैदा कर दी गई हैं। पहले आपकी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन नहीं था, आप जिंदा थे, अब मोबाइल फ़ोन है, उसके बाद स्मार्टफोन आ गया, उसके बाद 1,00,000 1.5 लाख रुपए वाले फ़ोन आ गए, और उसको छोड़ दीजिए तो आप वो मकान की एक EMI है। पहले आदमी रिटायर होकर घर बना लेता था, अब बाज़ार ने ऐसा प्रेशर खड़ा कर दिया कि लड़का नौकरी पे लगा नहीं, माताजी सोचती है मेरा लड़का भी मकान बना ले, बगल वाले ने बना लिया है। अब लड़का जाता है बैंक में, भाई साहब मकान बनाना है, लोन दे दो, वो लोन दे देते हैं। जब वो लोन दे देते हैं और लड़का मकान खरीद लेता है, अब वो कहता है मैंने अपना मकान खरीद लिया, लेकिन आपने अपना मकान नहीं खरीदा, आपने 15 साल के लिए 20 साल के लिए गुलामी खरीद ली है। 20 साल तक आप नौकरी करेंगे और उस नौकरी से उस मकान की EMI चुकाएंगे, जिस EMI में बड़ा हिस्सा बैंक का ब्याज है। एक बिल्डर अपना मकान बेचकर चला गया, बैंक ब्याज कमा रहा है, आप कोल्हू में जुते हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटे बड़े कोहलू हमको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, और उस घेरे हुए की प्रक्रिया के कारण हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ज़रूरतें बढ़ने के कारण हम सबको अपने जीवन में अब ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर हस्बैंड काम कर रहा है मजदूरी का, तो उसकी पत्नी बर्तन मांज रही है। एक आदमी कहीं कोई एग्जीक्यूटिव है तो उसकी पत्नी कुछ कर रही है। आप लाखों रुपए कमाएं तब भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस बाजार के चक्कर में फंसे हुए हैं। आपकी आवश्यकताएं बाजार बढ़ाता रहता है। जहां आपकी कमाई थोड़ी बढ़ी, बाजार आपके दिमाग में घुसाएगा, भाई साहब BMW लो यार, इससे थोड़ी काम चलेगा, ये कोई गाड़ी है आपके पास में, स्टेटस देखो अपना। आपको भी लगेगा थोड़ा ब्याज लेके ले लूँगा BMW, उड़ूंगा फटाक से। पता चला मंदी आई तो आत्महत्या कर रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। बहरहाल, और वो 15 साल तक वो मकान भी आपका नहीं होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आपके ऊपर एक प्रेशर माउंट कर रही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाए का मतलब है कि आप करियर ओरिएंटेड हो जाएं। और ये सारी बीमारियां उन देशों में आपको ज़्यादा मिल रही हैं जहां पे बाजार का शिकंजा तेज होता जा रहा है। साउथ कोरिया में लड़कियां शादी ही नहीं कर रही हैं, इसलिए रिप्लेसमेंट रेट बन है। वो कहते हैं कि अगर हम शादी करेंगे तो हमको बच्चे पालने पड़ेंगे, बच्चे पालने के लिए हमको पैसे चाहिए, फैमिली बनाने के लिए पैसे चाहिए। वो पैसे ऐसे तो आएंगे नहीं, तो उसके लिए हमको करियर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा काम करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। दफ्तर, केवल दफ्तर, पूरी ज़िंदगी किसी एक कैपिटलिस्ट को और रिच बनाने में लगा देनी है जी।
तभी हम भी रिच होंगे, और जब हम रिच होंगे तो हमारे बच्चे, उनको हम अच्छे से पाल सकेंगे। और अगर आप बच्चे पालने में लग जाओगे तो आपका करियर घुस जाएगा। ये तथ्य है जो बाजार ने हमारे सामने खड़ा कर दिया है। उस प्रोसेस में तो बच्चे पालना नहीं है तो बच्चे पैदा ही क्यों करने हैं? पैदा नहीं करने हैं तो हमको ना तो शादी करनी है ना कुछ करना है। सरकार परेशान है, कह रही है डेटिंग इवेंट होते हैं वहाँ पे, कॉर्पोरेट भी डेटिंग इवेंट कराता है। जाओ एक दूसरे से मिलो जुलो। आप कहोगे ना हमको डेट पे जाना, छुट्टी दे दो, खुशी खुशी दे देगी कंपनी। बड़े बड़े आयोजन होते हैं एक दूसरे को डेट करने के लिए, सरकार करवाती है, भैया मिलो। जैसे वो कुत्ते पालने वाले ब्रीडिंग कराते हैं उस तरह से। वहाँ के दफ्तरों में अगर आपने 7 बजे के बाद आपका दफ्तर खुला हुआ तो कंपनी पे फाइन हो जाएगा। सारी लाइटें बंद करो, सबको भगाओ, ताकि वो घर जाएं, एक दूसरे को टाइम दें। यानी पूंजीवाद अपना प्रेशर जो बढ़ता है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से हम चल सकते हैं चाइना। तो जब आप चीन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जानना पड़ेगा कि कैसे करके पूंजीवाद यहां पे बढ़ रहा है। द राइज ऑफ इंडिया एंड चाइना एक बुक समरी है कुकू एफएम पे। उसके जरिए आपको इस पूरे चीज़ों को समझने में मदद मिल सकती है कि यहाँ पे कैपिटलिज्म कैसे ग्रो कर रहा है। और जब ये समझेंगे आप तो आपको बहुत कुछ आसानी होगी ये जानने में कि भारत में भी आने वाले समय में क्या चीन की तरह आबादी का डिप हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि एक समय पे पीक जाएगी आबादी, उसके बाद में ये नीचे जाना शुरू करेगी भारत में भी। अगर आपको कुकू एफएम पे इस बुक समरी का और बाकी अन्य अलग अलग विषयों की ऑडियो बुक्स और दूसरे तरह के ऑडियो शोज़, इन सब का आनंद लेना है तो आप पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पे 50% डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। KN50 जो है वो कूपन कोड है, स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको ये 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कुकू एफएम के कंसेप्ट के बारे में जो लोग पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को, ज़्यादातर को इसके बारे में पता है कि आप जो है वो चलते फिरते उठते बैठते बड़े बड़े ग्रंथ टाइप की किताबों को भी कुछ ही देर में सुन सकते हैं। वो लोग उसकी बुक समरी बना देते हैं, आपकी भाषा में बना देते हैं। किसी विदेशी भाषा की किताब है, उसको उन्होंने आपकी भाषा में बदल दिया, आपने चलते फिरते उठते बैठते उसको सुन लिया। ये ऑडियो बुक्स हैं, आप घर का काम करते हुए दूसरी तरह से कर सकते हैं। इसमें फिटनेस पे है, इसमें आपके ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, सक्सेस कैसे पाएं, इस पे है, विद्यार्थियों के लिए है, गृहिणियों के लिए बहुत सारा साहित्य है। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है। चीन की परिस्थितियों पे अगर आप जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की होड़ में चीन ने अपने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर ली थी। और चीन में जिस तरह से वहाँ के लोगों के ऊपर दमन, अत्याचार और शोषण चल रहा था, उसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठे हैं। एलन मस्क की टेस्ला बनाने वाली जो कंपनी है चीन में, वहाँ पे लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। इस बात की तारीफ करते हुए एलन मस्क ने एक ट्वीट किया। उसके बाद CNBC चीन में जाता है और चीन में जाकर वहाँ पता करता है कि वहाँ पे एलन मस्क के दफ्तर में स्थिति क्या है। तो वहाँ पे कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में पता चलता है और ये कहा जाता है कि जिस तरह का चीन ने अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के ऊपर नियम लागू किया था, उस नियम का फ़ायदा अब कंपनियां और कॉरपोरेट हाउस उठा रहे हैं। और जो कंपनी एलन मस्क की गाड़ी टेस्ला वहाँ बनाती है, उस कंपनी ने कर्मचारियों के घर जाने पर रोक लगा दी। याद कीजिए अभी जब ट्विटर आया था तो एलन मस्क ने यहाँ पे भी यही किया था, अमेरिका में, यहीं रहिए आराम से, मत जाइए। तो वहाँ पे आपको 24 घंटे वहीं रहना पड़ेगा, 12 घंटे आप काम करेंगे और 12 घंटे वहीं फैक्ट्री में जो फ्लोर है उस पर लौट जाइए। मैंने चीन में जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनकी बुरी हालत के बारे में बाकायदा एक वीडियो बनाया था। आपको बताया भी था कि किस तरह से कितने घटिया स्थितियों में वहाँ लोग रहते हैं। डोरमेट्रीज बनी हुई हैं टूटी मुटी सी एक दफ्तर के कोने में, उसी में लोगों को सो जाना पड़ता है, उठने के बाद फिर काम करना पड़ता है। और बहुत किस स्तर की एफिशिएंसी वहाँ पे काम करने के लिए वो उनसे मांगते हैं, वो आप अलग अलग वीडियोस में देखते रहते होंगे।
तो ये सारी स्थितियां, जो शोषण का माहौल है, 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया जा रहा है लोगों से, इसकी वजह है पूंजीवाद। पूरी दुनिया में जो पूंजीवाद की डिमांड है, उसकी जो लालच है, ग्रीड है, जो उसको चाहिए वो पूरा करने में एक देश लगा हुआ है दिन रात। और वहां की तनख्वाह के बारे में भी ये लिखा गया है कि बेहद घटिया सैलरी मिलती है। ये 12-12 घंटे जो लेबरर वहां लगे रहते हैं उनको, तो 40,000 रुपए के लिए ये सब काम कराया जाता है। चीन में 40,000 रुपए सैलरी कम है, भारत में 40,000 को अब थोड़ा बेहतर मान के चलते हैं। ये चल रहा है और इस वजह से वहां के लोगों का पूरा जीवन, निजी जीवन, उनकी निजी ज़रूरतें सब घुस चुकी हैं। चीन में भी प्रॉपर्टी बाजार आपको पता है किस तरह से आया, किस तरह से हर आदमी कर्ज में दब गया, किस तरह से उस कर्ज को चुकाने के लिए और उस एक पूरे शिकंजे में दबा हुआ वहां का नागरिक अपनी जान को तबाह करके सिर्फ फैक्ट्रियों में चल रही मशीन का एक पुर्जा बन गया था, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। और ऐसी स्थिति में तेजी से चीन की आबादी गिरती है। जिन लोगों ने ये आंकड़ा दिया है उन्होंने आशंका बताई है कि कोविड के कारण आबादी गिरी है। एक समाजशास्त्री हैं, प्रोफेसर साहब हैं, इस देश के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मैंने इस पर बात की कि साहब आप बताइए, ये जो फैक्टर बता रहे हैं कि साहब आबादी गिरी है, ये क्या हो सकती है। उन्होंने नाम छापने से मना किया, विवाद में पढ़ना नहीं चाहते हैं, वरना मैं उनको इंटरव्यू में ही बुला लेता। उन्होंने कहा एक बात बताइए, आप लॉकडाउन लगा देंगे, लोगों को घरों में बंद कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, तो बच्चे कम पैदा होंगे या ज़्यादा होंगे। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन में आबादी बढ़ी है। उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि भाई आप कोरिया वाला उदाहरण ही देख लो। सरकार कह रही है कि बंद करके दफ्तर घर जाओ ताकि बच्चे पैदा हों। हांगकांग में भी इसी तरह से प्रमोशन हो रहा है, इनाम भी दिए जा रहे हैं कई देशों में, बहुत डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा फिर। तो वहां पे चीन में बच्चे कैसे जो है वो कम पैदा हो रहे हैं। तो कोरोना तो कारण नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं ये दुनिया ऐसी है कि चीन के समाजवाद के बारे में, वहाँ के वामपंथ के बारे में आप ढूंढते रह जाइए, गूगल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ चीन के पूंजीवाद, वहाँ के व्यापार और वहाँ के बाजार के बारे में आप देखने जाएंगे, पूरा इंटरनेट भरा हुआ मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे, अनेक विकल्प आएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की इसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। और जो दूसरा थॉट है, लाल वाला थॉट, जो चीन का थॉट है, वो तो इसके खिलाफ है। तो चाइना कायदे से कम्युनिस्ट भी नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो वो अमेरिकन कैपिटलिज्म का हथियार है। अब भारत पे आते हैं। भारत की जो आबादी बढ़ रही है, ये भी भारत के लिए असेट हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ 30 साल तक के युवा हैं। इतनी बड़ी युवा आबादी जिस देश के पास हो, उसके पास बहुत सारे वर्किंग हैंड हैं। इन वर्किंग हैंड को आपको स्किल करना पड़ेगा, यानी उनको काम सिखाने पड़ेंगे, वो काम जो समाज को ज़रूरत है। लेकिन इस देश में शिक्षा को भी पूंजीवाद ने जकड़ रखा है। आप अपने बच्चे को जब भेजेंगे पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए, तो इतने पैसे मांगेगा कि आम आदमी के बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। पुराने ज़माने में ITI होता था, थोड़े से पैसे में बच्चे पढ़ लेते थे। पॉलिटेक्निक होता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ज़्यादा फीस नहीं होती थी, तो उतने इंजीनियर दिए जो ये भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को अपना स्किल दे रहे हैं। तो उसी तरह से भारत सरकार को अब आगे बढ़कर हिंदुस्तान में स्किल डेवलपमेंट वाला जो प्रोग्राम आया है ना, उसको थोड़ा ईमानदारी से और बेहतर तरीके से लागू करना पड़ेगा। तभी जाकर ये बढ़ती आबादी का जो वरदान है उसका हम लाभ उठा सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि ये जो एक पूरी दुनिया में चल रहा है कि आपका जीवन कैपिटलिस्ट का शिकार है, कैपिटलिज्म का शिकार है, उस बीमारी से भी भारत को बचना पड़ेगा। लगातार समानांतर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था रख के चलनी पड़ेंगी। हम पूरी तरह से आंख बंद करके बाजार के हवाले देश को और समाज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो चीन ने देख लिए हैं। आबादी गिर रही है, नागरिकों का जीवन स्तर बेहद घटिया हो चुका है, उनको वो केवल गुलाम बनकर रह गए हैं। और भी बहुत सारे देशों में हमने देखा, मैंने जापान में भी आपको बताया था कि पूरी एक आबादी है, एक बड़ा हिस्सा वहाँ की आबादी का बेरोजगार है, जो कुछ करता ही नहीं, घर में रहता है। जो भी है,
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।